हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि 5 प्लस 2 वर्गमूल 6 की घातांक एन बराबर है आई प्लस एफ, जहाँ एन कॉमा आई दोनों ही क्या है, प्राकृत संख्या का कोई अवयव हो सकता है, तथा एफ का जो मान है वो 0 और 1 के मध्य है या फिर 0 के बराबर भी हो सकता है, तब आई का मान है। और आई के मान के लिए विकल्प हमें दिए गए हैं ए, बी, सी और डी, और हमें इनमें से सही विकल्प का पता लगाना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम द्विपद प्रसार का सूत्र लिखने वाले हैं। हम जानते हैं द्विपद प्रसार में a प्लस बी की घातांक n बराबर होता है एन सी 0, ए की घात n माइनस 0, बी की घात 0। दूसरा पद होता है एन सी 1, ये होगा ए की घातांक n माइनस 1, बी की घातांक 1। और इसी प्रकार अगर इसके पदों की बात करी जाए तो ये होगा एन सी एन, ए की घात 0 और बी की घात हो जाएगा n। ये हमने यहाँ लिख लिया है। अब चलिए प्रश्न में जो दिया गया है उसकी बात को समझते हैं। हमें जो बात कही गई है वो समझिएगा। 5 प्लस 2 वर्गमूल 6 की घातांक n बराबर कितना है, i प्लस एफ है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर i कोई भी प्राकृत संख्या हो सकता है। ये कहा गया है कि n और i ये कोई भी प्राकृत संख्या हो सकता है। और जो खास बात आपको समझना है वो ये है कि f का मान 0 या 0 से बड़ा और सदैव 1 से कम रहेगा। इसे मैं समीकरण 1 बना देता हूँ। उसके बाद देखिए, हम जानते हैं कि यदि मैं 5 माइनस 2 वर्गमूल 6 की बात करूं तो इसका जो मान होगा, 5 माइनस 2 वर्गमूल 6 का मान, इसका मान सदैव 0 और 1 के मध्य ही आएगा बच्चों। 0 से बड़ा इसका मान नहीं होगा, तो इसका मान क्या होगा, 0 से 1 के मध्य ही आएगा। और यदि मान लो, इसी आधार पर मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि यदि 5 माइनस 2 वर्गमूल 6 और इसकी घातांक मैंने कितनी लगा दी, n, तब भी इसका मान क्या होगा, 1 से कम होगा और 0 से ज़्यादा होगा। क्योंकि 0 और 1 के मध्य यदि कोई संख्या होती है और उसको आप कितनी बार भी गुणा करते हो तो उसका आंसर उत्तर जो होगा सदैव 0 और 1 के मध्य ही आएगा। तो ये बात हमारे समझ में आ गई है कि 5 माइनस 2 वर्गमूल 6 की घात n का मान क्या है, 0 और 1 के मध्य है। इसे मैं समीकरण 2 बना सकता हूँ। ठीक है, और मैं लिख सकता हूँ, माना माना मैं इसको आई के बराबर, आई और एफ तो है तो हम इसको F1 मान लेते हैं। तो माना F1 बराबर 5 माइनस का 2 वर्गमूल 6 और इसकी घातांक कितनी हो गई, n। मैं इसको किसके बराबर मान लेता हूँ, F1 के बराबर मान लेता हूँ। अब हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं। ठीक है, F1 और i प्लस एफ को तो मैं लिख देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, i प्लस एफ और प्लस F1 को जोड़ेंगे। देखो, तो ये मान किसके बराबर है हमारे पास, एक तो दिया है 5 प्लस 2 वर्गमूल 6, 5 प्लस 2 वर्गमूल 6, इसकी घातांक कितनी है, n, और प्लस ये हो जाएगा 5 माइनस 2 वर्गमूल 6, इसकी घातांक भी कितनी है, n है। दोनों को बारी बारी से लिख के हम जोड़ लेते हैं। तो i प्लस एफ प्लस F1, इसे हल करेंगे तो देखिए, सबसे पहले आएगा एन सी 0, उसके बाद 5 की घातांक n माइनस 0 और 2 वर्गमूल 6 की घातांक 0, ये इसका पहला पद होगा। उसके बाद लिखेंगे एन सी 1, 5 की घात n माइनस 1 और 2 वर्गमूल 6 की घातांक हो जाएगी 1। फिर लिखेंगे एन सी 2, ये हो जाएगा 5 की घातांक n माइनस 2 और उसके बाद 2 वर्गमूल 6 और उसकी घातांक भी कितनी हो जाएगी, 2। इसी प्रकार इसके पद आगे भी आप इसे लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद प्लस, अब हम इसे लिख लेते हैं।
तो ये भी ऐसे ही बनेगा, देखो ये बनेगा NC0, उसके बाद 5 की घातांक n-0 अर्थात n, उसके बाद ये होगा -2 वर्गमूल 6 और इसकी घातांक क्या हो जाएगी 0। ठीक है, अब यहाँ से लिख देता हूँ मैं प्लस, फिर बनेगा NC1 5 की घातांक n-1 और -2 वर्गमूल 6 और इसकी घातांक कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, प्लस NC2 5 की घातांक n-2 और ये हो जाएगा -2 वर्गमूल 6 और इसकी घातांक कितनी हो जाएगी देखिए 2। और इसके पदों को भी आप इस प्रकार आगे लिख सकते हो। अब अगर आप ध्यान से देखें और इनको जोड़ें तो देखो NC1 और यहाँ पर जो NC1 वाला पद है ये माइनस का और ये प्लस का, ये कट जाएगा। इसी प्रकार अगर आप देखें तो आगे जाके NC3 वाला पद भी इसका कट जाएगा। तो कौन कौन से बचेंगे, NC0 वाला पद बचेगा, NC2 वाला पद, इसी प्रकार NC4 वाला पद, ये सब पद जुड़ के दुगने हो जाएंगे। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं जो बचेगा मेरे पास। तो हमारे पास है I प्लस F प्लस F1, ठीक है, बराबर सभी में से चाहो तो 2 कॉमन ले सकते हो। तो अब हमारे पास बचेगा देखो यहाँ पर 5 की घात n, 5 की घात n, उसके बाद प्लस NC1 वाला पद हमारा कट गया, NC2 वाला पद बचेगा। तो NC2 यहाँ पर बचेगा 5 की घातांक n-2 और यहाँ पर देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, 4 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, मतलब वर्गमूल यहाँ से हट जाएंगे। और इसी प्रकार अगर घातांक 4 होगी तो भी वर्गमूल उसका हट जाएगा, तो वर्गमूल वाला कोई भी पद हमारे पास नहीं रहेगा। तो इस बात को देख के हमें एक बात समझ में आ जाएगी कि 2 के गुणा में सदैव क्या आएगा, पूर्णांक आएगा। अब 2 के गुणा में ये पूर्णांक है, यहाँ से हमें बात समझनी है। कितनी समीकरण बनाई थी हमने, यहाँ से हमने 2 समीकरण बना ली थी। समीकरण नंबर 3 की बात करते हैं। देखिए 5 की घात n, NC2 5 की घात n-2 गुणा 24, ये सब क्या मिलेगा हमें, सदैव एक प्राकृत संख्या के रूप में ही मिलेंगे। सारे धनात्मक पद हैं, प्राकृत संख्या मिलेगी, 2 से गुणा होगा तो ये सम प्राकृत संख्या हो जाएगी। अब आप समझिएगा समीकरण नंबर 3 में हम क्या समझना चाहते हैं। तो समीकरण 3 से देखिए सबसे पहले तो हमें क्या कहा गया है कि I तो एक प्राकृत संख्या है, ठीक है। तो मैं सभी बातें यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहले I क्या है, प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, यह हमें दिया गया है। उसके बाद F का मान क्या दिया गया है, देखिए तथा अगर F की बात करें तो F हमारा क्या है, F देखिएगा 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तथा अगर F1 की बात करें तो F1 हमारा क्या है, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। अब I यदि प्राकृत संख्या है तो F और F1 को भी क्या होना पड़ेगा, प्राकृत संख्या ही होना पड़ेगा, अन्यथा समीकरण नंबर 3 संतुष्ट नहीं होगी। तो अब आप देखिए F का मान भी 0 और 1 के मध्य है और F1 का मान भी 0 और 1 के मध्य है। अब दोनों को यदि 2 संख्याएं 0 और 1 के मध्य होती है तो दोनों को जोड़ने पर पूर्णांक में हमें क्या मिलेगा, 1 ही मिल सकता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं, इसलिए F1 और F2, तो F1 F2 नहीं बच्चों, F प्लस F1 कितना होगा, 1 होगा। क्यों होगा 1, फिर समझा रहा हूँ। देखिए कोई भी संख्या यदि 0 और 1 के मध्य है, ठीक है, इसको हम इस प्रकार से समझ लेते हैं, 1-2 उदाहरण लेके। देखिए यहाँ पर हम 1-2 उदाहरण लेके इसको समझते हैं बच्चों। मान लीजिए हमारे पास 0.2 कोई संख्या है और अगली संख्या भी 0.5 है या कुछ है। तो देखिए दोनों ही संख्या हमारी 0 और 1 के मध्य है। अब हम चाहते हैं कि दोनों का योगफल जो मिले वो हमें पूर्णांकों में मिले। तो वो पूर्णांकों में योगफल कब मिलेगा आपको, जब दोनों का योगफल 1 हो, अन्यथा मिल ही नहीं पाएगा, उससे ज़्यादा योगफल आ भी नहीं पाएगा इनका। 2 या 0 इनका योगफल नहीं आ सकता है। क्यों, क्योंकि F तो 0 हो सकता है परंतु F1 0 नहीं हो सकता है। तो इस आधार पर हम ये क्या कहेंगे कि F और F1 का मान 1 ही होगा, तभी समीकरण नंबर 1 संतुष्ट होगी, अन्यथा समीकरण नंबर 1 हमारी असंतुष्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमें पता लग चुका है कि F प्लस F1 का मान किसके बराबर है,
एफ प्लस एफ वन का मान है 1 के बराबर। तो इसी बात को मैं लिख लेता हूँ यहाँ से, अतः अतः एफ वन किसके बराबर हो गया, 1 माइनस एफ के बराबर। और इसे बना देते हैं हम समीकरण नंबर 4। अब हमें तो आई का मान निकालना है। अब हम क्या करते हैं, देखिए हमारे पास जो मान था आई प्लस एफ का है, इसको देख लेते हैं हम। आई प्लस एफ किसके बराबर था, 5 प्लस 2 वर्गमूल 6 की घात एन के। तो मैं पहले इसको लिख लेता हूँ, ठीक है। उसके पहले देखिएगा, ये बात हम लिखते हैं कि 5 प्लस 2 वर्गमूल 6 की घात कितनी है, एन। उसके बाद 5 माइनस 2 वर्गमूल 6, इसकी घात भी कितनी है, एन। अगर हम देखें तो पहला वाला मान किसके बराबर था, आई प्लस एफ के, और दूसरा मान किसके बराबर था, एफ वन के। अब आप यहाँ पे सूत्र लगा दीजिए, देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी की सहायता से ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग बन जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 25 माइनस का 24, और उसकी घातांक कितनी हो जाएगी, एन, बराबर यहाँ पर होगा आई प्लस एफ, और एफ वन की जगह पर क्या लिखेंगे हम, एफ वन की जगह पर लिख देंगे हम 1 माइनस एफ, लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखिए 25 में से 24 गया तो 1, तो ये तो 1 ही बचेगा, हमें तो आई का मान निकालना है। तो क्या करो आप, 1 माइनस एफ को बटे में ले आओ। तो आई प्लस एफ बराबर कितना हो जाएगा, 1 बटा 1 माइनस एफ के बराबर हो जाएगा। अब आप एफ को भी बराबर किधर ला सकते हो, तो आई बराबर हो जाएगा 1 बटा 1 माइनस एफ, और ये हो जाएगा माइनस का एफ, ठीक है। तो अब हम चलते हैं विकल्प की ओर। क्या है हमारा, एक बार और बता रहा हूँ, आई बराबर 1 बटा 1 माइनस एफ, ठीक है। देख लेते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। तो पहले विकल्प में तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, चौथा विकल्प देखिए 1 बटा 1 माइनस एफ, अर्थात विकल्प डी जो है ये इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।